तो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 की। भारत की शिक्षा नीति 2020 इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं, कब लागू हुई है और क्या क्या नए बदलाव इसमें आए हैं जो हमें प्रभावित करने वाले हैं। आइए इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें कि आप इसमें और क्या जानना चाहते हैं ताकि उसी के अनुरूप वीडियोस आपके लिए हम ला सकें। तो चलिए हम बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 की। तो नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई है और यह भारतीय शिक्षा प्रणाली को 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद पहले नए बदलाव के रूप में सामने आई है और पहला नया बदलाव प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों, अगर हम इस बदलाव की बात करें, इस नई शिक्षा नीति की बात करें, तो इसमें क्या क्या बदला है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इनमें क्या क्या प्रमुख परिवर्तन आए हैं, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की कि अभी तक जो हमारी शिक्षा नीति चल रही थी, यानी अभी तक जो विद्यालयों में बच्चों का शिक्षण कार्य करवाया जा रहा था, उसमें और अब आने वाली शिक्षा नीति में शिक्षण कार्य किस प्रकार से प्रभावित होगा और किस प्रकार से एज ग्रुप के अनुसार उनकी जो एजुकेशन है उसका सिस्टम बदलने वाला है और एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी गई हैं और इस एजुकेशन सिस्टम में कौन सी पुरानी चीज़ों को महत्व दिया गया है और साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। हमारी जो ये नई शिक्षा नीति है, पहले जो शिक्षा नीति थी वो पाठ्यक्रम पर आधारित थी, अधिक से अधिक उसमें जो बातें कही गई थी जो भी वो थ्योरेटिकल थी। लेकिन अब जो शिक्षा नीति आ रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर देखा जाए तो शिक्षा नीति का अर्थ ही यही है, हमारी शिक्षा का अर्थ ही यही है कि हम शिक्षा प्राप्त करके व्यावहारिक जीवन में सक्सेस हासिल कर सके, व्यावहारिक जीवन में सफल हो सके। हम अपनी पढ़ी हुई बातों का, हम अपनी नॉलेज को, हम अपने ज्ञान को व्यावहारिक जगत में इस्तेमाल कर सके और वहाँ पर सफलता पा सके, अपने सामाजिक जीवन में सफल हो सके, आर्थिक तरक्की कर सके और साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक जो हमारी थाती है उसको भी हम समझ सके। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे भारतीय समाज के निर्माण में आवश्यक हैं और उन्हीं सब बातों को देखते हुए इस शिक्षा नीति को बनाया गया है और साथ ही साथ बच्चों की मानसिकता को भी देखा गया है कि बच्चे किस उम्र में कितना सीख पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, उसके अनुसार उन्हें क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए। बहुत सारी ऐसी अनावश्यक चीज़ें थी जो कि बच्चों को आजकल पढ़नी पड़ रही थी, अनावश्यक रूप से पढ़नी पड़ रही थी और उन्हें पढ़ने पर उनके ऊपर बहुत प्रेशर था, बहुत दबाव भी डाला जा रहा था। अब आपने देखा होगा कि 10th के बच्चे कई बार जब कम मार्क्स आ जाते थे और कहीं जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता था या वो कुछ कर नहीं पाते थे तो बड़ा ही डिप्रेशन में आ जाते थे और ये डिप्रेशन जो होता था कभी कभी उनको आत्महत्या तक के लिए उकसाने का काम करता था। तो इस डिप्रेशन से बच्चों को बचाने का भी इस शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की कि सबसे पहली बात तो है कि जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये बात 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ था उसमें भी कही गई थी और तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना शुरू हुआ था। यानी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका निर्माण जब प्रारंभ में हुआ था तो हमारी आज़ादी के बाद, हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद 1948 में हमारी शिक्षा नीति बनी थी। और इसके बाद आया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग था 1964 से 1966 तक और इसकी जो सिफारिशें थी वो आधारित थी 1968 में पहली बार महत्वपूर्ण बदलाव जो लाया गया था और जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के काल में पारित हुआ था वो कोठारी आयोग का ही था। और इसके बाद अगस्त 1985 में एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों जैसे बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावसायिक, प्रशासकीय, इन सभी वर्गों ने अपनी शिक्षा संबंधी टिप्पणियां दी थी और इसे जो नाम दिया गया था वो दिया गया था अगस्त 1985 शिक्षा की चुनौती के नाम से दस्तावेज तैयार किया गया था। क्योंकि जब शिक्षा नीति लागू की गई थी तो ये पूर्ण नहीं थी, क्योंकि प्रारंभ में जब भी कोई भी
जो गतिविधि होती है या कोई भी नीति लागू की जाती है तो अपने आप में कभी भी पूर्ण नहीं होती है, बल्कि उसमें संशोधन, उसमें सुधार होते जाते हैं, क्योंकि वो अपने शैशव अवस्था में होती है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें सुधार होते रहते हैं और उसमें निखार आता जाता है और उसमें बहुत ही समृद्ध परंपरा डेवलप होती जाती है। तो जो बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति थे, उन लोगों ने भी अपनी अपनी जो ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपने सुझाव दिए कि किस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए और शिक्षा में अभी कौन कौन सी चुनौतियों को हमें झेलना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि भारतवर्ष ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों का एक तरह से सम्मिश्रण मान लीजिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा हैं, शहरी क्षेत्र कम है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक परंपरा है, जो आप मान लीजिए कि एक संस्कृति है और जो एजुकेशन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है, और शहरी क्षेत्रों में एजुकेशन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है। तो दोनों ही मांगों को पूरे करते हुए हमें हमारी शिक्षा नीति डेवलप करनी थी, बनानी थी। तो इसलिए जो शिक्षा नीति में कुछ सुधार की आवश्यकता थी, तो सबसे पहले चुनौतियों का चयन किया गया कि शिक्षा नीति की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, और ये जो किया गया था वो 1986 में इसका प्रारूप तैयार हुआ था। इसके बाद सारे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे को स्वीकार किया गया और अधिकांश राज्यों में 10+2+3 की संरचना को अपनाया गया। ये तो आप जानते ही हैं, 10+2+3। इससे पहले हम लोग 11वीं कक्षा करते थे और उसके बाद हम BA करते थे, MA करते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 10th के बाद 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम था वो 12th तक कर दिया था, और उसके बाद BA का जो 3 वर्ष का पाठ्यक्रम था वो कर दिया था, और उसके बाद MA का 2 वर्ष का पाठ्यक्रम था। तो इस प्रकार से हमारी ये शिक्षा नीति चल रही थी, और इस सुधार के बाद जो शैक्षिक ढांचा था वो ये था, और इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में जारी किया गया था। तो ये उस समय भी उन्होंने बहुत अच्छे सुधार किए थे, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ये एक प्रकार से डिवाइडेशन किया था कि 10th तो भाई सभी लोग करना चाहते थे, सबको करना ही था। उसके बाद लोग 12th पास करते थे और उसके बाद वो अपने अपने सब्जेक्ट्स में BA वगैरह किया करते थे, और BA के बाद वो MA की क्लासेस, और उसके बाद फिर वो आगे की PhD इत्यादि जो भी उनको करना होता था, वो MPhil वगैरह वो सब किया करते थे। तो अब जो ये जो नीति थी, अब मैं एक बार से फिर से आपको दोहरा दूं ताकि आप भूल ना जाएं। सबसे पहले जो शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, और ये था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था और ये अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और इसे कहा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1948। इसके बाद कोठारी आयोग आया 1964 से 1966 तक। कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, और ये महत्वपूर्ण बदलाव हुए उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके बाद शिक्षा की चुनौतियों के नाम से हमने एक दस्तावेज तैयार करवाया, और उस दस्तावेज में देश के सभी जो गणमान्य व्यक्ति थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, व्यवसायी थे, राजनीति में जो अपना बहुत ही अच्छा दखल रखते थे वो लोग थे, कुछ सामाजिक वर्ग के लोग थे, कुछ बौद्धिक यानी जो बहुत ही ज्ञानवान पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन सभी की राय इसमें ली गई थी। उन सभी ने टिप्पणियाँ भी दी थी, और 1986 नई शिक्षा नीति का प्रारूप उस समय तैयार होकर आया 1986 में। तो इन सन को आप खास तौर पर ध्यान रखें कि 1948 में शुरुआत हुई, 1986 में ये जो है दस्तावेज शिक्षा की चुनौतियों के नाम से आया, और उसके बाद ही 10+2+3 की संरचना को अपनाया गया। और जिस समय अपनाया गया उस समय श्रीमान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और इस नीति में 1992 में संशोधन किया गया। अब ये नीति चल रही थी और बाद में जब संशोधन किया गया तो वो 1992 में किया गया। तो 1992 के संशोधन में इसके बाद 1914 के आम चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का विषय शामिल था, उन्होंने इसमें कहा गया था। और 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के लिए जनता से सलाह मांगना शुरू कर दिया था। तो नई शिक्षा नीति की जो नींव पड़ी थी वो थी 2019 में। 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये कहा था कि शिक्षा में आप जो भी बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए आप सुझाव दें, और सभी के खुले विचार इसमें आमंत्रित थे। तो ये तो है पृष्ठभूमि, यानी हमारी नई शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि, और इसमें क्या क्या बदलाव हुए ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसमें जो प्रमुख परिवर्तन हुए हैं वो प्रमुख परिवर्तन हैं
कि सबसे पहली बात तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम है उसे वापस से बदल दिया गया और उसे शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला लिया गया है। यानी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आप शिक्षा मंत्रालय कह सकते हैं। इसमें समस्त उच्च शिक्षा, कानूनी और जो डॉक्टरी पढ़ाई है इसको छोड़कर के लिए एक पाठ्यक्रम बनाया गया। एक सा एक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है और भारत उच्च शिक्षा आयोग जो है वो उच्च शिक्षा के बारे में सारे फैसले करेगा। संगीत, खेल, योग आदि ये जो सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा। तो इससे देखिए, अब अगर हम सामान्य शब्दों में ये बात करें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है और एक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं थी, जैसे कि मैं खुद टीचर हूँ तो मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है संगीत, खेल, योग आदि जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं थी जिनमें मार्क्स लाना जरूरी नहीं था, उनमें ग्रेड दी जाती थी और बच्चों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई संगीत में कम है, खेल में ज़्यादा है, योग उसको आता है कि नहीं आता, या अन्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में वो कितना दखल रखता है, कितना कुशलता से वो कार्य कर पाता है। इन सबसे कोई पाठ्यक्रम पर असर नहीं पड़ता था। यानी उसकी जो पढ़ाई में जो उसकी रैंक बनती थी उससे उसमें कोई असर नहीं पड़ता था और ये पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के नाम से जोड़ी हुई थी। लेकिन अब जो ये शिक्षा नीति आई है तो इसमें पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के स्थान पर इसे मुख्य पाठ्यक्रम से जोड़ दिया जाएगा। तो बच्चों, हम लोग जैसे कि गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों को करवाते हैं अधिकतर, तो उसमें इन सब चीज़ों का उपयोग तो होता ही है। खेल भी खिलाते हैं बच्चों को, योग ध्यान भी करवाते हैं, संगीत भी उन्हें सिखाते हैं, गा कर भी पढ़ाते हैं। तो ये सब तो चीज़ें बराबर चल ही रही थी, लेकिन अब इन्हें स्वतंत्र रूप से इसमें पाठ्यक्रम में ही जोड़ दिया गया है कि बच्चों की जो सहज अभिव्यक्ति की जो बात होती है कि वे अपने आप को मुखर करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, वो गुनगुनाना चाहते हैं, हंसना खिलखिलाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए योग ध्यान आदि ज़रूरी है, तो ये सब पाठ्यक्रम में ही जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आता है शिक्षा तंत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य है। तो बच्चों, ये जो बात है दोस्तों, जो ये बात है कि पहले 4.43% सकल घरेलू उत्पाद का जो पैसा है वो इसमें खर्च किया जाता था, लेकिन अब इसकी जो रेंज है वो बढ़ा दी गई है और कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य लिया गया है। अब इसके बाद बात आती है एमफिल की। तो एमफिल को समाप्त किया जाएगा। अब अनुसंधान में जाने के लिए 3 साल के स्नातक डिग्री के बाद 1 साल स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। तो अब एमफिल नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधे ही बच्चे जो है अनुसंधान में यदि जाना चाहते हैं यानी रिसर्च करना चाहते हैं तो 3 साल का जो स्नातक पाठ्यक्रम है उसके बाद 1 साल का उनको स्नातकोत्तर यानी एमए की डिग्री लेनी होगी और उसके बाद पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। तो बहुत ही सरल एक तरह से प्रोसेस हो गया है। और पहले जो स्नातकोत्तर डिग्री थी वो 2 साल की थी, लेकिन अब ये 1 साल की कर दी है आगे। और नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। देखिए, यहाँ हम बात करना चाहेंगे कि टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही मजबूत और अच्छी होनी चाहिए, ये हम सभी मानते हैं, क्योंकि जब तक बेस्ट टीचर्स हमको नहीं मिलेंगे हम बच्चों को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए यानी क्वालिटी टीचिंग के लिए और गुणवत्ता शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए ज़रूरी है कि टीचर्स का प्रशिक्षण करवाया जाए, टीचर्स के प्रशिक्षण पर विशेष रूप से बल दिया जाए। तो टीचर्स के प्रशिक्षण पर यहाँ पर बल दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। पहले जहाँ पर इतना ज़्यादा बल नहीं दिया जाता था, अब दिया जा रहा है और सभी को ये शायद प्रशिक्षण करने अनिवार्य ही होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। यानी जो भी शिक्षक प्रशिक्षण है वो सभी जो है वो शिक्षा कार्यक्रमों के तहत जो होंगे तो वो विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों के स्तर पर उसको शामिल किया जाएगा। अब आती है प्राइवेट स्कूलों की बात। तो प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और फीस बढ़ाने की जो प्रवृत्ति बनी हुई है, और अभी आजकल सभी लोग परेशान हैं कि लॉकडाउन के चलते भी इतना सारा पैसा जो है प्राइवेट स्कूल को देना पड़ा है, जबकि कोई क्लासेस नहीं लगी हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस में भी कोई ज़्यादा बच्चों ने इतना अच्छा सीखा नहीं है। और ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे भी नेट पर बहुत चलती रहती है और तो उसका कोई पैसा नहीं लगता है।
तो लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने जो है मनमाने ढंग से फीस वसूली है, यहाँ तक कि उन्होंने टैक्सी का भाड़ा भी वसूला है, जबकि टैक्सियों में बच्चे गए ही नहीं हैं। लाइब्रेरी चार्ज है, अदर जो गेम्स चार्ज है, और पता नहीं कितने कितने चार्जेस हैं जो कि उन्होंने प्राइवेट स्कूल वालों ने लिए। तो उन पर भी फीस ना बढ़ाने का एक प्रकार से रोक लग जाएगी। और पहले समूह के अनुसार विषय जो चुने जाते थे, किंतु अब उसमें भी बदलाव किया गया है। जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं वह संगीत को भी अपने विषय के साथ पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो बेचारा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते अपना सिर उसका इतना दुख जाएगा कि एक ही एक चीज़ में एक ही एक खाना खाते हुए भी हम ऊब जाते हैं, एक ही एक गतिविधि करते हुए भी हम ऊब जाते हैं। कभी कभी हमें इन्जॉयमेंट भी चाहिए होता है, कभी कभी थोड़ा सा मनोरंजन भी चाहिए होता है हमारे माइंड को रिलैक्सेशन देने के लिए। तो इसलिए इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है बहुत ही कठिन भी पढ़ाई होती है, थोड़ा सा गणित भी उसमें ज़्यादा होता है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं किए, बट मैंने देखा है कि गणित का बहुत ज़्यादा इसमें योगदान होता है। तो बहुत मन लगाना पड़ता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, और बहुत ही जो है इसमें तल्लीनता की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा सा हल्का संगीत अगर बच्चे सुनते हैं, संगीत के प्रति रुचि रखते हैं, गीत गाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, तो साथ में मुझे लगता है कि और भी अच्छी तरह से वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे। तो संगीत विषय को इंजीनियरिंग के साथ में बच्चे पढ़ सकते हैं। अब है नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी। जैसे नेशनल साइंस फाउंडेशन है अभी, और साइंस पर जितना भी काम हो रहा है, और ये साइंस के क्षेत्र में अगर बच्चे भी आगे आना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए भी जो स्कॉलरशिप है अभी दी जाती है। छोटे छोटे से प्रोजेक्ट अभी बच्चे बना रहे हैं साइंस के, और उनको जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, और उसके अलावा इंडिया लेवल पर भी उनको पुरस्कार मिलते हैं बच्चों को, और उनकी जो बनाई हुई साइंस की जो चीज़ें हैं उनको भी सराहना मिलती है। तो इसी तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाई जाएगी, जिससे पाठ्यक्रम में विज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान को भी शामिल किया जा सके। कि देखिए, विज्ञान को शामिल करना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारी सोच दकियानुसी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से जो हमारी सोच में एक बदलाव आता है वो विज्ञान हमें देता है, और हर चीज़ को एक बेहतर तरीके से वर्गीकरण करके, तथ्य एकत्रित करके, वर्गीकरण करके, फिर निष्कर्ष निकाल कर और हम किसी चीज़ को अपनाते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ एक सामाजिक दृष्टिकोण हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि समाज जो है वो हमारी धुरी है और हम एक सामाजिक इकाई के रूप में हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक सामाजिक इकाई है। तो सामाजिक विज्ञान को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए। ये आपसी रिश्तों के लिए, समाज का एक ढांचा बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सामाजिक विज्ञान ज़रूरी है। नीति में पहले और दूसरे कक्षा में गणित और भाषा के चौथे और पाँचवें कक्षा के बालकों के लेखन पर जोर देने की बात कही गई है। बिल्कुल सही है। देखिए, छोटे से बच्चे को यदि आप गणित पढ़ाते हैं, हालांकि कई जो हमारे जो भारतीय खेल हैं वो गणित पर आधारित हैं और भाषा पर आधारित हैं, यानी बच्चों को बोलना सिखाते हैं, उनको मुखर होना सिखाते हैं। और गणित के कई उसमें चोर सिपाही वगैरह आप लोग खेलते रहते हो, बहुत सारे जो गेम्स आप खेलते रहते हो, तो उसमें आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़ता है, और ये छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। तो गणित पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसमें बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेशन करना आगे सीख जाए। जब छोटा सा बच्चा एक गणित को करना सीखेगा तो आगे जब वो जाएगा, इंजीनियरिंग में जाता है, साइंस में जाता है, किसी भी सब्जेक्ट में जाता है, तो गणित तो हर सब्जेक्ट में है, तो गणित पे वो बेहतर बनेगा। और उसके साथ ही भाषा, क्योंकि अभिव्यक्ति की क्षमता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर अभिव्यक्ति की क्षमता है तो हम अपनी बातों को बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से कह सकते हैं। तो भाषा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाषा के माध्यम से भी हम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये है। और इसके बाद बच्चों के लेखन पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि अभी यह देखने में आता है कि बच्चे ढंग से ना लिख पाते हैं, ना ढंग से बोल पाते हैं, अधकचरे से रह जाते हैं। अगर अंग्रेजी वो कर पा रहे हैं तो हिंदी नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी कर पा रहे हैं तो वो अंग्रेजी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर दोनों में ही वो कंप्लीटली शुद्धता से नहीं लिख पा रहे हैं, सफाई से नहीं लिख पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग जो होती है, उनके बच्चों की बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होती है और उच्चारण उनका बहुत ही क्लियर होता है। तो जब तक क्लियर उच्चारण नहीं होगा, आप क्लियर बोलेंगे नहीं, तो बच्चा क्लियर सुनेगा कैसे, और जब बच्चा क्लियर सुनेगा नहीं तो क्लियर लिखेगा कैसे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाषा और गणित पर जोर दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम आते हैं स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। तो इसके तहत सबसे पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। सबसे पहले जहां सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होती थी, वहीं अब
3 साल के प्री प्राइमरी के बाद कक्षा 1 शुरू होगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले बच्चे जो हैं वो आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे और आंगनबाड़ी में जो है गतिविधि आधारित शिक्षा होती है। वहाँ पर बच्चे गेम्स के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से, अपने जिस प्रकार से वो घर में रह रहे हैं, तो एक प्रकार से आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो विद्यालय और घर के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा। बच्चे अपने घर से निकलते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगे कि उन्हें स्कूल में रख दिया गया है, एक अनुशासित वातावरण में रख दिया गया है, बल्कि वो आंगनवाड़ी केंद्रों में जाएंगे। वहाँ घर के घरेलू वातावरण में बहुत कुछ वो सीखेंगे और धीरे धीरे जब वो सीखने लगेंगे तो वो स्कूल जाने के योग्य भी हो जाएंगे और उन्हें स्कूल भी अच्छा लगने लग जाएगा। इसके बाद कक्षा 3 इसके बाद पहली और दूसरी कक्षा जो है वो स्कूल में पढ़ेंगे और कक्षा 3 से 5 के 3 साल शामिल किए गए हैं। और इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी मिडिल क्लासेस वही 6 to 8 क्लास, उसी को मिडिल क्लास कहा गया है। और चौथा स्टेज है 9th to 12th का, ये 4 साल का होगा। इसमें जहाँ पहले क्या था कि 9th 10th में अलग विषय आप जो सारे विषय पढ़ने पड़ते थे, उसके बाद कुछ मतलब जो विषय निर्धारित होते थे, हिंदी, गणित, अंग्रेजी इत्यादि इत्यादि, तो और उसके बाद जो 11th में है वो विषय चुनने की आज़ादी थी और 11th में बच्चे विषय चुनते थे। इसके पहले उनको सभी कुछ पढ़ना पड़ता था। तो अब यहाँ पर बहुत सारा रिलैक्सेशन बच्चों को मिल जाएगा कि उनको 9th क्लास से ही अपनी रुचि का सब्जेक्ट पढ़ने की आज़ादी मिलेगी। उन्हें ये नहीं है कि 9th और 10th में सब कुछ ही पढ़ना ज़रूरी है, मैथ्स भी करनी ज़रूरी है, तो भाषा भी पढ़नी ज़रूरी है, तो इंग्लिश भी पढ़नी ज़रूरी है, तो और जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ने ज़रूरी हैं। अगर किसी को साहित्य में रुचि नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे पढ़ना पड़े। किसी को ज़रूरी नहीं है कि उसको मैथ्स बहुत अच्छी परफेक्ट नहीं आती है तो वो मैथ्स पढ़े और नहीं पढ़ता है तो फिर देखिए, आप जानते ही हैं 10th का रिज़ल्ट कितना जो है डाउन जाता है कई बच्चों का, और कई बच्चे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। 10th 12th के रिज़ल्ट में ज़्यादातर बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसलिए उन्हें ये विषय चुनने की आज़ादी दी गई है कि जो वो मन से चाहते हैं वही विषय वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, शिक्षण के माध्यम के रूप में 1 से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, जब बच्चा छोटा सा होता है, प्रारंभ में अपनी माँ से जो भाषा सीखता है, जो अपने परिवार में जो भाषा बोलता है, वह उस भाषा के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है और उसी भाषा में यदि उसे कुछ सिखाया जाए तो निश्चित रूप से वो बहुत ही अच्छी तरह से उसे ग्रहण कर सकता है। तो सबसे पहले 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और अधिकतर देखिए, जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो कई बार मातृभाषा का इस्तेमाल हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों की अगर समझ विकसित करनी है, यदि उनको उनकी अधिगम क्षमता को बढ़ाना है, तो हमें उनकी मातृभाषा के नज़दीक जाकर ही उनसे एक अपनत्व की कड़ी जोड़नी पड़ेगी और उसके बाद ही हम उनसे बात कर सकते हैं, उनमें एक अपनापन डेवलप कर सकते हैं, अपनेपन की भावना डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद हम उन्हीं के बीच उन जैसे बनकर हम उन्हें शिक्षित कर सकते हैं, खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से या पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, लेकिन हमें मातृभाषा का उपयोग करना पड़ता है। अब इसमें रट्टा विद्या को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है। अब देखिए, बच्चे जो थे वो बस रटंत विद्या से ही पढ़ते थे कि बस रटते रहें और परीक्षा में सारा कुछ खाली करके आ जाएं और उसके बाद फिर वो भूल जाते थे, क्योंकि रटी हुई चीज़ें अधिकतर भूल जाया करती हैं। अगर बच्चे समझ कर पढ़ते हैं तो उसे लॉन्ग टाइम तक वो याद रख सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे समझ कर पढ़ें और लॉन्ग टाइम तक इसको याद रख सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। और जिसको मौजूदा व्यवस्था की बड़ी खामी माना जा रहा है, मौजूदा व्यवस्था क्या है कि रट रट के बच्चे पास हो जाते हैं, मार्क्स ले आते हैं 95%, 96%, 99% तक, यहाँ तक कि कई सब्जेक्ट्स में तो अभी बच्चे 100% मार्क्स लेके आए। कैसे लेके आए मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कई विषय में लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज़ जो लोग पेपर्स बनाते हैं, पेपर्स बनाने के साथ वो एक उत्तर पत्र भी बनाते हैं और जिसमें लिखा जाता है कि किस प्रकार के उत्तर जो है ग्राह्य होंगे, और कई बार उनमें गलतियां भी होती हैं, कई बार बोनस मार्क्स भी होते हैं, कई इस तरह के वेरिएशंस होते हैं जो अभी यहाँ पर बताए नहीं जा सकते, क्योंकि हम पेपर भी बनाते हैं तो हमें पता है तो किस प्रकार से बच्चों के आते हैं। हालांकि हो सकता है उन बच्चों ने बहुत मेहनत की हो तो उनके इतने मार्क्स आ गए हों, लेकिन बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं जो नहीं ला पाते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी बच्चा डिप्रेशन में नहीं आए, क्योंकि अभी देखा गया है कि जो RAS IAS बने हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके 10th में जो मार्क्स हैं बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने आगे पढ़ाई की और उन्होंने कंपटीशन फाइट किया और RAS IAS बने। तो ये एक उदाहरण है कि हम ज़रूरी नहीं है कि 10th में या 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो हम कुछ बन ही जाएंगे। बाकी कई ऐसा होता है कि 10th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन आगे जाके वो कुछ भी नहीं बनते और यहाँ तक कि एक जॉब भी प्राप्त करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ये तो सिर्फ बच्चे की
जो व्यवहार कुशलता है, बच्चे की जो अपनी एबिलिटी है, अपनी योग्यता है और उनके टीचर्स की योग्यता है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना सीरियसली वो अपने जॉब को लेते हैं, किस तरह का वो रास्ता अपनाते हैं, किस प्रकार वो सफलता के लिए प्रयास करते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति में बहुत सारी बदलाव हुए हैं। और नई शिक्षा नीति में जो क्या है, पहले वर्ष में कोर्स को छोड़ने पर प्रमाण पत्र, आप यदि नई शिक्षा नीति में पहले वर्ष में जो या कोर्स करते हैं तो पहले वर्ष में तो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, दूसरे वर्ष में यदि आप छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा और अंतिम वर्ष में छोड़ने पर आपको डिग्री मिल जाएगी। तो अभी क्या हो रहा था कि जैसे एक वर्ष में बच्चा करके छोड़ देता है तो उसका पूरा गल जाता था, यानी हम अपनी भाषा में कहते हैं गल जाता था, यानी ख़त्म हो जाता था। आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर कर लिया, थर्ड ईयर नहीं किया तो आप बीए नहीं माने जाओगे। आपको फिर से जब दोबारा आप पढ़ने बैठोगे तो आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो प्रणाली थी उसको ख़त्म किया गया है और ये बताया गया है कि अगर बच्चे ने 1 साल की पढ़ाई कर ली है तो उसे प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि हाँ उसने 1 साल की पढ़ाई इस सब्जेक्ट की है। और यदि बच्चा जो है वो दूसरे वर्ष में छोड़कर जाता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, ताकि ये मेंशन किया जा सके कि बच्चे ने इस विषय की पढ़ाई 2 वर्ष तक की है और अंतिम वर्ष में यदि वो करता है तब उसे डिग्री मिल जाती है। तो ये है हमारी शिक्षा नीति में प्रमुख परिवर्तन। अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रतिक्रियाओं पर हम ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि साथ ही साथ मैंने एक अध्यापिका होने के नाते आपको प्रतिक्रियाएं दी हैं और आप भी इस शिक्षा नीति को पढ़ेंगे, सुनेंगे, दोबारा से इसको वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कहाँ क्या परिवर्तन हुआ है और क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बेटर है। और शिक्षा नीति अगर सही तरीके से लागू होती है और सही तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाता है तो मेरे हिसाब से शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी है। बच्चों को डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए, एक सामाजिक संदर्भों को जोड़ने के लिए, बच्चों को व्यवहारिक जगत से रूबरू करवाए रखने के लिए, यानी सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक जगत में भी बच्चे सफल हो सकें, इस बात को ध्यान रखते हुए ये शिक्षा नीति बनाई गई है। आपके अपने क्या विचार हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में शिक्षा नीति से जुड़ी हुई प्रतिक्रिया के संदर्भ में।